हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू की एक नज़र सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी जो है 4 पार्ट देख चुके हैं जीएस 3 के और आज हमको जो है पार्ट 5 देखना है, ठीक है? तो पार्ट 5 में आगे के जो क्वेश्चन्स हैं उसको देखेंगे और सीधे क्वेश्चन्स पे चलते हैं और सीरीज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा जो जीएस 1 का पार्ट 1 बनाया था हमने, उसमें आपको सीरीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ये सीरीज़ क्यों लाई गई थी, ठीक? तो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक संप्रभुता या प्रभुसत्ता कह सकते हो या संप्रभुता कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या लिखी है? सॉवरेनिटी, ठीक है? ये तो प्रभुसत्ता कह लो या संप्रभुता कह लो, एक ही चीज़ है। तो अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। अब यहाँ पे यूपीएससी ने आपको एक सेंटेंस दिया है यहाँ तक कि अवैध खनन या मनी लॉन्ड्रिंग जिसको बोलते हैं, अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए, देश की आर्थिक प्रभुसत्ता का मतलब क्या हो गया? देश अपने आप में वित्तीय रूप से मजबूत है, उसके लिए कोई दूसरा अवैध तरीके से वित्तीय या धन का स्थानांतरण करेगा तो वो कहीं न कहीं उसके यानी भारत की वित्तीय व्यवस्था को ठोस पहुँचाएगा या उसको जो है नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है? तो अवैध धन स्थानांतरण या मनी लॉन्ड्रिंग आपने सुना होगा। अब मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ तो ऐसे समझ लीजिए कि अवैध तरीके से कमाया हुआ धन या अवैध तरीके से चीज़ों से कमाया हुआ धन उसको सफ़ेद करने की जो प्रक्रिया है, मतलब काले धन को मतलब कि सफ़ेद या कह सकते हो कानूनी धन में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है? तो काला धन किस तरीके से कमाया जाता है आपको पता होगा कि जो है तस्करी करके मानव तस्करी कर लिया या कोई जो है नशीला पदार्थ तस्करी कर लिया उससे प कमाया हुआ धन और उस धन को जो है कानूनी धन में बदलने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता होगा तभी आप चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो अब आपको पता होगा कि अगर काले धन को सफ़ेद धन किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? कि जो सरकार का जो टैक्स सिस्टम है, वो टैक्स पूरा नहीं मिलेगा भारत सरकार को। भाई अगर आपने जो क्या किया कि कोई अवैध तरीके से पैसा कमाया, अवैध तरीके से पैसे का मतलब उस पर आपने टैक्स नहीं दिया भारत सरकार को। जब टैक्स नहीं दोगे तो सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा। टैक्स नहीं आएगा तो बहुत सारी जो जन कल्याण के लिए योजनाओं में पैसा जाता है, वो पैसा नहीं जा पाएगा। तो कहीं न कहीं हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उन पे बजट का कह सकते हो कि अभाव होने के कारण वो योजनाएँ ये तो पूरी नहीं हो पाती, ये तो बंद हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो वहाँ पड़ेगा। दूसरा, जो मौद्रिक नीति है आरबीआई की, वो प्रभावित होती है। मौद्रिक नीति क्या करता है? महँगाई को कंट्रोल करता है। अब अगर अवैध तरीके से ये कह सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए धन का इधर-उधर स्थानांतरण होगा, तो जो मौद्रिक नीति का जो मेन उद्देश्य है, इन्फ्लेशन को या महँगाई को जो है कंट्रोल करना, वो महँगाई कंट्रोल नहीं होगी क्योंकि जो है एक क्षेत्र में वो अवैध पैसा घूमने लगेगा और उस पैसे के बारे में जानकारी नहीं होती तो मौद्रिक नीति भी फेल हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे कारण बहुत सारे इसके प्रभाव होते हैं, वही आपको यहाँ पूछा जा रहा है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। अब आपको थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस पूछना क्या चाह रहा है आपसे। पहले यूपीएससी ने आपको एक लाइन में पहले बताया कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग से होता क्या है। तो अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए यानी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है, एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है, ये बात उन्होंने कह दी। फिर आगे बोला भारत के लिए इसका क्या महत्व है? मनी लॉन्ड्रिंग से भारत का क्या महत्व है, ये भारत के लिए इस यानी अवैध धन स्थानांतरण का क्या महत्व है और इस खतरे से बचने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले तो भारत सरकार को अपना जो प्रिवेंशन एक्ट है बना था ना प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और उसको मतलब ज़्यादा प्रभावी करने की ज़रूरत है, तो उससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कदम जो उठाए जाएँगे उसमें एक तो ये कदम उठाया जा सकता है। एक और आपका अगर 2013 की जगह ये 2025 में पूछा गया होता क्वेश्चन या 2026 में पूछता, तो हम क्या करते एआई का इस्तेमाल करते क्योंकि 2013 के आस-पास एआई की बात नहीं हो रही थी, रोबोटिक्स की बात हो रही थी लेकिन एआई की बात नहीं हो रही थी। तो उस समय हम क्या कर सकते थे उस समय निगरानी की बात करते। लेकिन अगर 2025-26 में क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम एआई के ज़रिए चीज़ों को निगरानी कर सकते हैं, ठीक है? सिस्टम में जो है एआई सिस्टम लगा कर के हम चीज़ों को निगरानी कर सकते हैं। तो ये सारे जो है उपाय हो सकते हैं, किसके लिए? अवैध धन स्थानांतरण को रोकने के लिए और उसको
कम करने के लिए, उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह न स्थानांतरित करने के लिए ये सारे कदम उठाए जा सकते हैं। तो आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम यही बताते हैं इस एक नज़र सीरीज में कि आपको क्वेश्चंस सही से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे नए अभ्यर्थी हैं, उनको मेंस के क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आते कि मेंस में जो है क्वेश्चंस पूछना क्या चाह रहा है। अब अगर अवैध धन स्थानांतरण ही नहीं पता होता, देखिए जैसे नया अभ्यर्थी होगा तो उसको तो एक यहाँ सबसे पहले दिक्कत होगी। फिर देश की आर्थिक प्रभुसत्ता, ये नहीं पता होगा कि देश की आर्थिक प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है। फिर ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा जोखिम हो सकता है, ना पता हो। तो इस तरह से उसको बहुत सारी समस्या शब्दावली में होती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, अपनी शब्दावलियों को मजबूत करो। इन क्वेश्चन को देख करके चीज़ों को मजबूत करने की कोशिश करो। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। देश की आर्थिक प्रभुसत्ता का मतलब क्या है? देश अपने आप में अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए मजबूत है, अपने आप चीज़ों को चला सकता है। उसमें दूसरी जो है कोई गैर कानूनी तरीके से वित्तीय प्रभुसत्ता को प्रभावित नहीं कर सकता। कुल मिला के जैसे एक घर की एग्जाम्पल समझते हैं कि आप एक घर के सदस्य हैं, तो आप उस घर के सदस्य के नाते आपका पूरा खर्चा पानी कौन चलाता है? मान लो आपके माता-पिता चला रहे हैं, तो आपके जो पिता है वो पूरे घर की वित्तीय व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार हैं, मतलब उस पूरी वित्तीय व्यवस्था को चला रहे हैं। ठीक है? कोई दूसरा आकर के आपकी वित्तीय व्यवस्था को नहीं चला सकता। अगर चलाएगा तो वो अवैध तरीका हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके देश के संदर्भ में देख लो कि देश की आर्थिक प्रभुसत्ता का मतलब क्या है? देश खुद अपने आप में कैपेबल है, जो है वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए। अब उसमें अगर कोई अवैध या मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए उसको प्रभावित करेगा, तो ये गंभीर चुनौती हो जाती है। ठीक है? तो सुरक्षा चुनौती हो जाती है, क्योंकि पूरी वित्तीय व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। ठीक है? तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको, और ना समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक? तो ये क्वेश्चंस में आप समझ गए क्या पूछना चाह रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। सामाजिक संजाल स्थल। अब जैसे ये हिंदी देखो, अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे इंग्लिश पढ़ोगे तो चीज़ों को आपको चीज़ें मतलब समझ में आने लगेंगी। अब यहाँ लिखा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होता है? भाई इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है? फेसबुक हो गया, इसके अलावा आपका जो है ट्विटर हो गया, ये जिसको एक्स बोलते हैं, ये टेलीग्राम हो गया, यही तो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो ये क्या होती हैं, और इन स्थलों यानी इन साइट्स से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं, या क्या आपके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस डू दिस साइट प्रेजेंट, मतलब कौन-कौन सी सुरक्षा चुनौतियाँ या कौन-कौन सी सुरक्षा उलझनें इनसे उत्पन्न हो सकती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से। तो आप बताओ क्या-क्या हो सकता है? नॉर्मली आप इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करते हो ना, तो इनसे क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं? सबसे पहले तो आप यही जान लो कि आपका कोई फेसबुक अकाउंट है, तो उसमें आपने जो निजी जानकारी रखी है, वो कोई दूसरा देख सकता है, उसका यूज़ करके वो दूसरी आईडी बना सकता है। ये नॉर्मली तो आप सोच सकते हो ना, ये जो आप हमेशा जो है देखते भी होंगे आस-पास, कि एक किसी व्यक्ति की आईडी दूसरी किसी व्यक्ति ने बना करके किसी तीसरे व्यक्ति से उससे पैसा ले रहा है, उसकी जो है प्रताड़ित कर रहा है, उसकी प्राइवेसी जो है निकाल रहा है। तो ये सारी जो है चुनौतियाँ तो हैं ही। इसके अलावा अन्य चुनौतियाँ क्या हैं? देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। कौन सी चुनौतियाँ हैं? कि ऐसे बहुत सारे फेक अकाउंट बन जाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक में, जो देश को बाँटने के लिए कोई ना कोई पोस्ट या कोई ना कोई जो है आपको रील बना करके डालते रहते हैं। वो भारत में नहीं होते, वो बाहर होते हैं, भारत के बाहर, और देश को बाँटने के लिए ऐसा काम करते हैं। और ये ज़्यादातर कौन करता है? आतंकवादी संगठन। तो ऐसे बहुत सारे जो है आपके सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, जो इन सोशल नेटवर्किंग साइट के आने से उत्पन्न हुई है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे इन्होंने पूछा इन स्थलों यानी इन साइट से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं। तो मैंने आपको 2-3 बताए, इसी तरह आपको और देखने हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होता है, पहले ये बताना है, और दूसरा आपका इसमें प्रश्न पूछा है कि इनसे कौन-कौन सी सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ सुरक्षा उलझनें लिखा है, इसको मान लो सुरक्षा चुनौतियाँ, ठीक है? प्रस्तुत का मतलब कौन-सी सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, क्या-क्या सुरक्षा के जो है अ, उलझन प्रस्तुत होते हैं। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको 200 शब्दों में लिखना था, ठीक है? तो सोशल साइट के बारे में पूछा, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट वही इंस्टाग्राम, फेसबुक जो आप यूज़ करते हो, ठीक है? आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी के ही क्वेश्चंस हैं। आपको पता होगा कि जीएस 3 का अगर आप सिलेबस जानते होंगे, तो जीएस 3 में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट आपका इंटरनल सिक्योरिटी भी है, ठीक है? तो इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चंस ही आए हुए हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चंस ठीक-ठाक आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इकोनॉमी से, फिर उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी से। क्योंकि प्रशासक के रूप में आप भी उन सारी चीज़ों को इम्प्लीफाई करोगे, जब आप अधिकारी बनोगे। तो आपको भी सुरक्षा चुनौतियाँ या इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पता होगा, पता होना चाहिए, तभी आप चीज़ें कर पाओगे, ठीक है? तो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध, अब मैंने यहाँ पे रेड कर रखा है, मैं बताता हूँ क्यों किया है।
तो कुछ रक्षा विश्लेषक जो रक्षा के जानकार हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। अब इसके लिए एक शब्द लिखा है साइबर वारफेयर। अभी बताऊँगा ये क्या होता है। फिर आगे बोल रहा है आप, यानी आप जो है जब एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आप इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम युद्ध यानी ये, ठीक है? साइबर वारफेयर से क्या समझते हैं? भारत ऐसे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है, भारत जो है ऐसे जिन खतरों के लिए साइबर वारफेयर जैसे खतरों के लिए संवेदनशील है, उनकी रूपरेखा खींचिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे लगभग 3-4 क्वेश्चन आपसे एक साथ पूछा है, ठीक है? 2013 के प्रश्न है तो थोड़ा हो सकता है आपको शब्दावलियों से थोड़ा-सा दिक्कत हो रही हो, लेकिन जैसे ही आप 2024-25 के प्रश्न देखोगे तो आपको बहुत सारी जो शब्दावलियाँ हिंदी की हैं वो ठीक नज़र आएँगी। तो यहाँ पे कुछ रक्षा विश्लेषक क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध, यानी कहने का मतलब है कि एक तरीके से जो आतंकवादी होते हैं वो किसी एक क्षेत्र में ही आक्रमण करते हैं या एक क्षेत्र पे ही हमला करते हैं। लेकिन ये जो युद्ध है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम के द्वारा। इसका मतलब कोई ऐसा तंत्र विकसित करना जिससे हम ऑनलाइन पूरे देश की व्यवस्था को ठप कर दें। तो वो पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है? साइबर वारफेयर। मतलब उस युद्ध को बोल देते हैं साइबर वारफेयर, यानी इलेक्ट्रॉनिक या कह सकते हो डिजिटल माध्यम से चीज़ों को हैक कर लेना। हैकिंग सिस्टम जानते हो ना? तो हैक करके पूरी देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना या उसके पूरे जो है सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना, तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। तो इसीलिए बहुत सारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि आतंकवादी तो किसी एक क्षेत्र में ही प्रभावित करेंगे। मतलब कोई एक क्षेत्र होगा जहाँ 10, 20, 50, 100, 200 आदमी प्रभावित होंगे। लेकिन जब अगर वो साइबर वारफेयर करता है, तो उससे करोड़ों लोग एक बार में प्रभावित होते हैं। अब मान लीजिए भारत में अगर सिस्टम ऐसा आ जाए कि इंटरनेट 5 दिन के लिए बंद हो जाए। आप सोच के देखो, इंटरनेट अगर 7-8 दिन बंद हो जाए, तो पूरी व्यवस्था करोड़ों का नुकसान हो जाएगा एक बार में। तो ये सबसे बड़ा खतरा है आज के समय का। और 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, तो वही लिखा है कि कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम द्वारा युद्ध, यानी जो है साइबर अटैकिंग जो सिस्टम है, उसको अल-कायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम युद्ध से क्या समझते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए। और दूसरा, भारत ऐसे जिन खतरों के लिए संवेदनशील है, मतलब भारत के पास ऐसे बहुत सारे खतरों के लिए मतलब कि रक्षा विश्लेषक उनको बताते हैं भारत को, या कह सकते हो कि रक्षा विश्लेषक जो है वो भारत सरकार को समय-समय पर बताते हैं कि ये चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। तो वो जो संवेदनशील चुनौतियाँ उनकी रूपरेखा खींचिए, कौन-कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिए कि भारत या जो हमारा देश है वो किस तरह से इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस लिखना है, एक सीक्वेंस वाइज़। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहले तो देखो यहाँ यूपीएससी ने आपको बताया कि कुछ रक्षा विश्लेषक इसको खतरा मानते हैं, किसको? संचार इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को, ये सबसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है? ये खतरा मानते हैं, यहाँ तक यूपीएससी ने बताया आपको। फिर आगे बोल रहा है, इसको आप जानते हैं कि नहीं जानते? इसको समझाइए। तो आप इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम युद्ध से क्या समझते हैं, वो बताइए। तो पहला यहाँ प्रश्न लिखना है। फिर बोला भारत ऐसे जिन खतरों के लिए संवेदनशील है, उनकी रूपरेखा खींचिए। दूसरा प्रश्न यहाँ तक हो गया, ठीक? फिर देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिए कि देश किस तरह से तैयार है, उसको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 3 पार्ट में क्वेश्चंस को लिखना है। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मैं आपको साइबर वारफेयर के बारे में थोड़ा-सा और जानकारी दे दूँ, ठीक है? कि साइबर वारफेयर होता क्या है? क्योंकि भाई हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी तो होना चाहिए। तो यहाँ हालाँकि मैंने बता दिया, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। जब कोई देश या राज्य प्रायोजित संगठन यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर किसी दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क, हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का मान लेते हैं, चाहे चीन, ठीक है? तो चीन किसी देश को जो है स्पॉन्सर्ड करता है। मतलब पाकिस्तान को स्पॉन्सर्ड करता है, वो किसी दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क, सूचना प्रणाली या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाने या नष्ट करने के लिए डिजिटल हमलों का उपयोग करता है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? भारत को जो है एक तरीके से कमज़ोर करने के लिए इस तरह का उपयोग कर रहा है डिजिटल हमलों के लिए, ठीक? तो उसे साइबर वारफेयर कहते हैं, ठीक है? तो साइबर वारफेयर आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये आतंकवाद से बड़ा खतरा क्यों है? कि पारंपरिक आतंकवादी हमला जो होता है वो एक सीमित क्षेत्र में होता है। लेकिन एक बड़ा साइबर हमला पूरे देश की बिजली ग्रिड हो गया, ये बैंकिंग प्रणाली हो गई या रक्षा संचार हो गया, इसको एक साथ ध्वस्त कर सकता है, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। तो ये पूरा साइबर वारफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, यही यूपीएससी ने पूछा है और बहुत सारे रक्षा विश्लेषक इसको सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। और आज के एआई के समय में जब हम एआई के दौर में गुजर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं,
भारत के सामने। तो भारत को किस तरह से इससे निपटना चाहिए, वो आपके पास विकल्प होने चाहिए। मतलब आपको यूपीएससी के आंसर में वो विकल्प लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप पढ़ोगे इंटरनल सिक्योरिटी तो इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान रखो, ठीक? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि भारत के संविधान की धारा 244 अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी हमेशा क्या करता है, पहले आपको जो है बताएगा कि ये इससे संबंधित है। मतलब पहले वो एक तरीके से एक स्टेटमेंट दे देगा, फिर आगे देगा उसकी 5वीं अनुसूची के कार्यान्वयन न करने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अब जैसे भारत का जो संविधान का धारा जो 244वां अनुच्छेद है, आर्टिकल 244, यहाँ देखो धारा की जगह आर्टिकल लिखा हुआ है, क्योंकि यूपीएससी हिंदी में हमेशा पहले जो है सीधा ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट करता था। मतलब ऐसा समझ में आता है, क्योंकि यहाँ धारा लिखने का मतलब नहीं था, यहाँ अनुच्छेद लिखना चाहिए था कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 244, ठीक है? तो धारा लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। हालाँकि धारा भी ठीक है, लेकिन एक जो है शब्दावली आर्टिकल के लिए अनुच्छेद ही यूज़ होता है, ठीक है? क्योंकि धारा के लिए इंग्लिश क्या होती है? सेक्शन। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आपको पता होगा कि जो अनुच्छेद 244 है वो 5वीं अनुसूची से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के प्रशासन से, ठीक है? जहाँ-जहाँ मतलब वो जो 10 राज्य है ना, आपको पता होना चाहिए कि 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू है। तो उन 10 राज्यों में कहने का मतलब उन 10 राज्यों में जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, वहाँ पे प्रशासन के लिए 244वां अनुच्छेद संबंधित है। मतलब 244वां अनुच्छेद इससे संबंधित है उसके प्रशासन से। अब बोला उसकी 5वीं अनुसूची के कार्यान्वित न हो करने से, मतलब अगर ये 5वीं अनुसूची न कार्यान्वित हो, न उसका उपयोग किया जाए, तो वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे वामपंथी पक्ष के चरमपंथ का मतलब क्या है? नक्सलवाद, उग्रवाद, ठीक है? ये ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब सरकार जो है 5वीं अनुसूची अच्छे से लागू नहीं करेगी, तो क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे और प्रभावित होकर के वो नक्सलवाद का जो है एक तरीके से रास्ता अपना लेते हैं, उग्रवाद का। तो इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है, ठीक है? आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें कुल मिला के आपसे जो है इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन है, नक्सलवाद का जो प्रभाव है उसका विश्लेषण करना है। एक पार्ट उसने 5वीं अनुसूची का दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में आपके प्रभाव के विश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछा है, ठीक है? तो आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों, अब दक्षिण एशिया आपके तुरंत माइंड में बनना चाहिए कि किधर पड़ेगा। तो दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रिल सीमा भी मैं बताऊंगा, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? तो छिद्रिल सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं। मतलब कुल मिला के जो छिद्रिल सीमा है, छिद्रिल सीमा का मतलब हो गया कि जहाँ से चीज़ें मैनेज ना हो पाएँ। तो ऐसी सीमा जहाँ कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हों, जैसे घने जंगल, नदियाँ, पहाड़ या ढीली सुरक्षा के कारण लोगों का और सामानों की आवाजाही को पूरी तरह नियंत्रित करना कठिन होता है। तो उन्हें छिद्रिल सीमाएँ कहते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसी सीमाएँ जहाँ पे कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है? तो दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों, दक्षिण एशिया के कौन-कौन से देश हैं? म्यांमार हो गया ना, थाईलैंड हो गया, ठीक? बांग्लादेश वगैरह भी होगा इसमें। तो उन देशों तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रिल सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, उसका सीमा प्रबंधन से किस प्रकार जुड़ाव है? कुल मिला के ये पूछ रहा है, ठीक है? तो वो आपको लिखना है 200 शब्दों में। आई थिंक आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे कि सीमा किस तरह से सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है, ठीक है? सीमा प्रबंधन सुरक्षा चुनौतियों से किस प्रकार जुड़ी है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपके इंटरनल सिक्योरिटी से थे। मैंने छिद्रिल सीमाएँ भी आपको बता दी, और कोई अन्य समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, और बाकी ये टॉपिक्स हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन्स पूछे गए 5। जैसे पहला क्वेश्चन हमने जो बताया था 21 वाला, वो अवैध धन स्थानांतरण से था, ठीक है? मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग लिख सकते हो, ठीक? अगला आपका सामाजिक संजाल स्थल यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इससे संबंधित था। अगला आपका साइबर वारफेयर है। अगला आपका अनुसूचित या आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन और 5वीं अनुसूची, इससे संबंधित प्रश्न है। और अगला आपका सीमा प्रबंधन से। तो सीमा प्रबंधन की सुरक्षा चुनौतियों से किस तरह से जुड़ाव पूछा था, वो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक है? तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। कहीं पे भी कोई समस्या हो तो हमें तुरंत जो है कमेंट करके बताओ कि सर ये क्वेश्चंस फिर से एक बार बता दीजिए। तो जब हम अगली वीडियो लेकर के आएँगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर अगले
प्रश्न ये अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ। और आई थिंक ये जीएस 3 का पूरा खत्म हो गया 2013 का। हम लोग जीएस 4 भी अब लेकर के आएँगे जो एथिक्स से संबंधित है, ठीक है? एथिक्स वाला पार्ट। ठीक, तो इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।